नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक से एनसीपीआई के बुलाए जाने पर विपक्ष का सांकेतिक वॉकआउट। फिर से सर्वदलीय बैठक में पहुंचा विपक्ष। सत्र से पहले किरेन रिजिजू का सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का किया गया आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना। पहले चरण में मोल्डोवा पहुंचेंगी राष्ट्रपति। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर करेंगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की कर रहे हैं समीक्षा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाल बेहाल। पुंछ में रात भर हुई भारी बारिश से 4 लोगों की मौत। राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात कर राजौरी में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन का खिताब जीता। फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से दी मात। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम वनडे लॉर्ड्स में आज 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तो कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक जारी की है और कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित इंडी गठबंधन के सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई के बुलाए जाने पर सांकेतिक वॉकआउट कर दिया। इंडी गठबंधन के सहयोगियों का कहना है कि अभी स्पीकर ने टीएमसी के बागियों पर कोई फैसला नहीं किया और ऐसे में वॉकआउट के बाद विपक्ष वापस बैठक में पहुंचा। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। मॉनसून सत्र में लोकसभा में सांसदों के बैठने का जो गणित है वो बदल गया है। अब 48 सांसदों की सिटिंग में बदलाव आया है। वजह यह है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाली टीएमसी के जो 20 बागी सांसद हैं उन्हें लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी मिली है। 15 जून को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई से विलय कर लिया, जिसे अभी सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया। उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया और विपक्ष फिर वापस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ है। 8 जून को टीएमसी के लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। अब सांसद और टीएमसी के पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा था कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर को भेज दिया गया है। बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया था। एनसीपीआई बंगाल में रजिस्टर्ड पार्टी है। त्रिपुरा से चुनावी शुरुआत की गई थी इस पार्टी की। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों को भी मान्यता दे दी है। 22 जून को उद्धव का साथ छोड़कर 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए थे। ये सांसद भी अब शिंदे गुट के साथ संसद में बैठेंगे। बात करते हैं दक्षिण की। वहां डीएमके के 22 सांसद भी अब विपक्ष से अलग होकर बैठेंगे। तो पूरे समीकरण इस बार के मॉनसून सत्र में जब हम सिटिंग की बात करते हैं उस अरेंजमेंट में तो बदलते हुए नजर आएंगे ही, लेकिन तो तमाम राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़े हुए जो विधेयक सूचीबद्ध हैं उसमें किस तरह से ये समीकरण अपना आधार डालेंगे देखेंगे। तो लोकसभा में मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी एनडीए के पास 317 सांसदों का समर्थन है।
वहीं इंडी ब्लॉक के 183 सांसद हैं। 39 अन्य सांसदों के अलावा 3 खाली स्थान हैं। अब इसमें बशीरहाट, शिलोंग और नगांव की सीटें हैं, जहां सांसदों का निधन और उनके इस्तीफे की वजह से ये सीटें खाली हैं। अब अगर एनडीए की कुल स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो 317 एनडीए की कुल संख्या है, जिसमें भाजपा के 239, टीडीपी के 16, शिवसेना के 13, जेडीयू के 12, एलजेपी के 5, जनसेना के 2, जेडीयू के 2, आरएलडी के 2, आजसू जो अपना दल है उसका 1 सांसद, एजीपी यानी कि असम गण परिषद, उसके बाद हम वहां से भी 1, एनसीपी का 1, एसकेएम का 1 और टीएमसी से अलग गुट बनाकर भी 20 अब इसमें शामिल है, यानी कि लोकसभा में एनडीए की जो मौजूदा स्थिति है। अब आइए आपको दिखाते हैं, आप दूसरी विंडो में ग्राफ उस विंडो के जरिए समझ पा रहे होंगे आंकड़ों से कि इंडी ब्लॉक की स्थिति क्या है। तो इंडी ब्लॉक की कुल संख्या 183 है। अब इसमें कांग्रेस के 98, सपा के 37, तृणमूल कांग्रेस के 8, एनसीपी एससी के 8, सीपीआईएम के 4, आरजेडी के 4 और आईयूएमएल के 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 और उसके साथ साथ यूबीटी के ग्रुप की अगर बात की जाए वहाँ 3, सीपीआई के 2, सीपीआईएमएल के 2, जेकेएनसी के 2, उसके साथ साथ एमडीएमके का 1 और इसके साथ साथ ये स्थिति जो है वो लोकसभा में मौजूदा स्थिति है जब हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं। अब इस तरह से अगर हम समझें तो कई ऐसे जो विधेयक हैं जहां पर इन सांसदों की मंजूरी की ज़रूरत होती है, उस लिहाज से अब समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस बार के मानसून सत्र की शुरुआत किस तरह से रहती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो 3 देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं और उसके लिए रवाना हुई हैं। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के पहले चरण में वो मोल्डोवा पहुंचेंगी, जहां वो अपने समकक्ष माया संदू के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे और संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देश मोल्डोवा की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा बेहद अहम है। यात्रा से पहले डीडी न्यूज ने रोमानिया और मोल्डोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार मोपात्रा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत और इन देशों के बीच मजबूत होते राजनयिक संबंधों, व्यापार, संस्कृति और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ईस्टर्न यूरोप के 3 देशों का महत्वपूर्ण दौरा कर रही है, जिसमें रोमानिया हो, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के एम्बेसडर जो रोमानिया और मोल्डोवा के हैं, डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा। एम्बेसडर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ये जो दौरा हो रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया रोमानिया और इंडिया मोल्डोवा के हैं वो कितनी स्ट्रेंथन होंगी? ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो कंपोनेंट हम चाहते हैं हमारा वो सारे वही कंपोनेंट उसमें है। संपूर्ण विजिट हो रहा है। ये बिजनेस कंपोनेंट भी है, कम्युनिटी का कंपोनेंट भी है, पार्लियामेंट कंपोनेंट भी है एंड लीडरशिप का जो एंगेजमेंट है, नया कैसे आइडिया जो होगा। एंड इस दौरान भी हम जो कर रहे हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्शन को जो स्ट्रेंथन करने के लिए मोल्डोवा में हमारा लगभग 1800 का 1900 का आसपास में जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर हायर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन और वेटरनरी साइंस में कर रहे हैं। जो पीपल टू पीपल कनेक्शन जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि और उसका आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट भी इंडिया में आए। अभी इंडिया के स्टूडेंट काफ़ी आदमी गए थे योगा एंड आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा कंपनी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, whether health sector, agriculture sector, education sector or any sector that we are talking about, artificial intelligence का जहाँ पर यूज हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनीज यहाँ पर भी यूज करें। एंड डिफेंस एक नया है। जब हमने खुद आत्मनिर्भर बन गए, डिफेंस का इक्विपमेंट्स हम खुद हमारे लिए मैन्युफैक्चर करें, हमारा कंपनीज दे वांट टू कम हियर, वहाँ पर आने के वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ और यहाँ पे किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देशवासियों को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों पे बात हुई एम्बेसडर साहब के साथ, कैमरामैन पुत सिंह नेगी के साथ। मैं शबीर डार, डीडी। और वक्त छोड़ से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जरा सोच के देखिए,
आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है। गृह मंत्री आज राजधानी कोलकाता में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही विकास और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अमित शाह कोलकाता के अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए गृह मंत्री कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक दही प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित सहकारिता क्षेत्र के कई दिग्गज और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अमित शाह का बंगाल दौरा श्वेत क्रांति की नई रफ्तार को गति देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमूल बंगाल डेयरी परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। अब इससे होगा ये कि कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा दही संयंत्र बनेगा। हावड़ा फूड पार्क में करीबन 700 करोड़ के निवेश की योजना है, जहां अगर हम भविष्य की बात करें तो रोजाना 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा, जो उसकी क्षमता दर्शाता है। प्रतिदिन 1000 टन दही का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। लाखों जो किसान हैं उन्हें सीधा लाभ इससे मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सहकार से समृद्धि का ये जो सफर है वो तय करेगा पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति 2.0 को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो अमूल जिस तरह से बड़ा संयंत्र लगाने वाला है, ये कहीं ना कहीं तस्वीर बदल कर रख देगा पश्चिम बंगाल की। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। पुंछ जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रहने के कारण जम्मू संभाग के कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश चल रही थी और रात को भी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत ही थंडरिंग थी, इसके चलते हुए कल रात से जो पुंछ रिवर है ये बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें आ चुका है और इसके जो साथ वाले जो कुछ स्ट्रक्चर थे और जो कुछ वो भी काफ़ी बहे हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जुट चुकी है कि जल्द से जल्द जितने भी नज़दीक के जो लोग हैं उनको पीछे किया जाए, दूर किया जाए, ताकि आज का भी जो एडवाइजरी आई है उसमें भी है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होनी है, इसलिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सतर्क है। जितने भी नज़दीक के लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि रिवर के नज़दीक कोई ना आए। किसी किस्म का अभी तक कोई जो है जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही हो तो अच्छी बात है। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हम देख रहे हैं साइडों पर जितने स्ट्रक्चर थे वो तमाम स्ट्रक्चर बह गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, हर आदमी को अवेयर कर रही है। वहीं राजौरी जिले में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर गया
और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजौरी में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए। दाई बस अड्डे समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। तटबंध टूटने और तेज बहाव के कारण कई वाहन बह गए यानी पानी में डूब गए। प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालने और नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। राहत दल ने बाढ़ में लापता हुई एक महिला का शव बरामद किया। जान माल के और भी नुकसान की आशंका है। खराब मौसम को देखते हुए पड़ोसी रियासी जिले में श्री शिव खोड़ी यात्रा रोक दी गई। राजौरी के दरहाली, खांडली, सुखतो, जमोला समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई नदियां खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही हैं। इसके चलते आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। पानी आया था 3 बजे। अच्छा। हाँ, 3 बजे पानी आया था। इस साइड से नहीं, ऊपर वाली साइड से पानी आया। एकदम पानी आया कि पता ही नहीं चला। कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान बाबूजी बहुत कुछ हुआ है। सब कुछ बह गया पानी में। गाड़ियाँ चली गई पानी में। घर के जो कपड़े थे, जो भी सामान था जरूरी, सब बह गया। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी मौजूदा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित केसर ने। आइए आपको दिखाते हैं। बीती रात से हो रही बारिश के चलते राजौरी के अंदर नदियां नाले उफान पर हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दूरदर्शन के माध्यम से हम राजौरी के फ्लैश फ्लड एरिया से बता रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा दरहाली नाला है, आप देखें कि डेंजर लेवल से भी ऊपर की ओर बह रहा है। और ये जो सामने पार आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर भी पूरी तरह से इस नाले की चपेट में आ चुके हैं। इस और ये जो झुग्गी बस्ती का आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगभग आधे से ज़्यादा झुग्गियाँ जो है वो बह चुकी हैं। लोगों का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से लेकर लोगों के घरों तक जो है वो पानी आ चुका है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। राजौरी पुलिस की टीमें जो है अलग अलग इलाकों में निकल चुकी हैं ताकि लोगों को पूरी तरह से उनकी मदद की जा सके, उन्हें राहत पहुँचाई जा सके। बीती रात तो बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाए और रविवार को श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया। अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन काफिले को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और अगले आदेश तक यात्रा स्थगित रखें। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बनी गंभीर स्थिति को देखते हुए वो आज दोपहर दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना होंगे और हालात का खुद जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीनियर अधिकारियों से बात की और लगातार बारिश और अचानक आए बाढ़ से प्रभावित राजौरी और पुंछ के हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से हाल बेहाल है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। गृह मंत्री ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आखिरकार अपने लंबे खिताबी इंतजार को खत्म करते हुए जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। टोक्यो में खेले गए BWF सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में सिंधु ने मेजबान जापान का विश्व नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर इतिहास रचा। इस जीत के साथ वो जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। करीब 50 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने शुरुआत से अंत तक आक्रामक खेल दिखाया और यामागुची को वापसी का मौका नहीं दिया। बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच आज लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर। बर्मिंघम में खेला गया पहला वनडे भारत जो है उसमें भारत ने 6 विकेट से उसे जीता। वहीं कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस निर्णायक मैच में पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह हर्ष दुबे को टीम इंडिया की वनडे में टीम में शामिल किया गया। दूसरे वनडे मैच के दौरान वॉशिंगटन के दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई, जिसके कारण अब बाकी सीरीज से वो बाहर हो गए हैं।
ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज और बैटन वाहक होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को एक घोषणा की। कॉमनवेल्थ खेल का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज देर रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दोनों ओर से जो धुरंधरों की फौज है, ऐसे में कौन सी टीम सरेंडर करेगी इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि जो टीम डिफेंस से लेकर अटैक तक खुद को पुरजोर तरीके से रखेगी वो दूसरे पर भारी जरूर पड़ेगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। फीफा विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और न्यूयॉर्क पूरी तरह विश्व कप के रंगों में रंग चुका है। टाइम स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन और न्यू जर्सी तक हजारों फुटबॉल प्रशंसकों ने पूरे शहर को आसमानी, सफेद और लाल रंगों से सजा दिया है। सड़कों पर गूंजते नारों, हर तरफ आती जाती टीमों की जर्सियों और दुनिया भर से आए समर्थकों के बीच फुटबॉल की सबसे बड़ी रात का रोमांच साफ महसूस किया जा सकता है। मैं बहुत बार टाइम्स स्क्वायर जाता हूँ। टाइम्स स्क्वायर हमेशा अर्जेंटीना के लोगों से भरा होता है। वो लोग झंडे लेकर खड़े होते हैं, बारिश में भी नारे लगाते हैं। असली अर्जेंटीना के फैंस वही हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, जो दिल से अर्जेंटीना के लिए जीते हैं। क्योंकि स्पेन के पास सबसे अच्छी टीम है, उनका खेल साथ में सबसे अच्छा है और मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा अनुभव और ज्यादा संयम है। अफसोस की बात है अर्जेंटीना के लिए, मुझे लगता है कि वे बहुत दबाव में हैं। वे अब थक चुके हैं और वे सिर्फ मेसी पर निर्भर हैं। वो 39 साल के हैं। मुझे लगता है अब उनका जादू खत्म हो गया है। अर्जेंटीना ने एक बार फिर साबित किया है कि वह गत चैंपियन क्यों है। टूर्नामेंट में अब तक टीम ने 19 गोल किए हैं और उसकी अगुवाई लियोनेल मेसी कर रहे हैं, जो संभवतः अपने शानदार करियर का आखिरी विश्व कप फाइनल खेल रहे हैं। वहीं स्पेन ने भी अपने मजबूत डिफेंस से सभी को प्रभावित किया है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है। युवा सनसनी लामिन यमाल की अगुवाई में स्पेन 2010 के बाद अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। इतिहास भी दोनों टीमों के बीच बेहद करीबी मुकाबले की ओर इशारा करता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन और अर्जेंटीना ने 6-6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबले दोस्ताना मैच रहे हैं, जिनमें स्पेन ने 3 और अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते हैं। यह मुकाबला मेसी बनाम यमाल का भी होगा। जहां मेसी अर्जेंटीना की आक्रामक ताकत है, तो वहीं यमाल स्पेन की डिफेंस की मजबूत दीवार। मुझे लगता है टूर्नामेंट में 2 टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेल रही हैं। वो शुरू में कमजोर थी पर अब ऊपर आ गई हैं। सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैच अच्छा होगा। दोनों का खेलने का स्टाइल अलग अलग है। मुझे लगता है मैच दिलचस्प होगा। हर गुजरते घंटे के साथ रोमांच और बढ़ता जा रहा है। प्रशंसक तैयार हैं, टीमें तैयार हैं और अब मंच फुटबॉल की एक और आखिरी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक स्टेडियम, 2 महाशक्तियां और एक सुनहरी ट्रॉफी। अब देखना यह होगा क्या स्पेन 16 साल के सूखे को खत्म करता है या फिर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी।